अस्सलाम वालेकुम महफिल स्कॉलर्स। ज्ञान चंद जैन ने उर्दू की अदबी तारीखों के नाम से किताब लिखी। अपनी इस किताब में ज्ञान चंद जैन ने तकरीबन 44 तवारीख का जायज़ा लिया है। उनमें से सबसे पहली किताब, तारीख की किताब जिसका ज्ञान चंद ने जायज़ा लिया है, वो आब हयात है। आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है और आज का हमारा मौजू है कि आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो तज़किरों के दौर में लिखी, ये तनकीद की किन किन ज़रूरियात को पूरा करती है और ज्ञान चंद जैन ने इस किताब को कैसी किताब करार दिया है। इसका मकसद आपको इस काबिल बनाना है कि आप तहकीकी नुक्ता नज़र से किसी भी किताब को देख सकें और इन तहकीकी बातों को मद्देनज़र रखते हुए खुद भी कोई किताब लिखने के काबिल हो सके। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का थोड़ा सा तारुफ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद एक हमजह शख्सियत थे। उन्होंने शायरी और नसर दोनों में तबाह आज़माई की। आप 10 जून 1830 को दिल्ली में पैदा हुए और 22 जनवरी 1910 को लाहौर में वफात पाई। आपके वालिद का नाम मोहम्मद बाकर था। उन्होंने 1838 में दिल्ली से पहला अखबार उर्दू अखबार निकाला और तालबात ये उर्दू सहाफ़त का आगाज़ इसी अखबार से होता है। 1857 की जंग आज़ादी के दौरान इस मर्द मुजाहिद ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मज़ामीन शाया किए। जंग आज़ादी की नाकामी के बाद मोहम्मद बाकर को गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेज़ों के खिलाफ मज़ामीन शाया करने की पादाश में आपको गोली मारकर शहीद कर दिया गया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जो कि उनके साहबजादे थे, उन्होंने रूपोश होकर जान बचाई। इब्तदाई तालीम अपने वालिद मोहम्मद बाकर से हासिल की, फिर मशहूर उर्दू शायर ज़ौक़ से इस्तिफ़ादा किया। बाद अज़ां दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद वालिद की वफ़ात के बाद सियासत से किनारा कश हो गए और तलाश माश में सरगर्दा रहे। 1844 में लाहौर चले आए और मौलवी रजब अली की सिफारिश पर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में 15 रुपये माहवार पर मुलाज़म हो गए। मेजर फिलर ने इन्हें सरकारी अखबार अतालिक पंजाब का नायब मुकर्रर कर दिया। 1845 में आज़ाद ने काबुल और बुखारा का सफ़र किया। 1865 में आज़ाद ने काबुल और बुखारा का सफ़र किया। 1873 में कर्नल हायरट ने अंजुमन पंजाब कायम की, जहां एक ख़ास किस्म के मुशायरों की बुनियाद पड़ी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद इस अंजुमन के सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इन मुशायरों में मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली और दीगर कई शोरा शरीक होते रहे और इसी से जदीद नज़म की बुनियाद पड़ी। 1857 में आपको शमसुल उलमा का खिताब मिला। हुसैन आज़ाद की चंद तसानीफ के बारे में देखते हैं। आब हयात 1880 में शाया हुई। नरंगे ख्याल है, सुकंदान फारिस है, कससुल हिंद है, सैर ईरान है, दरबार अकबरी है, नज़्म आज़ाद है, तज़किरा आज़ाद है, जानवरस्तान, खमकदा आज़ाद, दीवान ज़ौक़, लुग़त आज़ाद, जामिउल क़वाइद, नगारस्तान फारिस, फ़लसफ़ा, इलाहियात। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब, जो कि 1880 में शाया हुई, आपके सामने है। ये जो किताब है आपके सामने, इस नुस्खे को संगमील पब्लिकेशंस ने शाया किया है। उर्दू अदब में तज़किरे मुआसर शोरा के कलाम को परखने की अव्वलीन मारूज़ी कोशिश है। बाज़ औक़ात तज़किरा निगारों के तासुबात उनके फ़ैसलों पर नज़रअंदाज होते हैं और अक्सर जगहों पर तज़किरा अरबी व फ़ारसी तनकीद की तोसी दिखाई देता है। उर्दू में मगरबी तनकीद के असरात कबूल करने का आगाज़ तहरीक सर सैयद यानी अलीगढ़ तहरीक से शुरू होता है और हम आम तौर पर मौलाना हाली की तसनीफ़ मुक़द्दमा शेर व शायरी को तनकीद की पहली किताब करार देते हैं। तालबात, आप जानती हैं कि जहां हमारे यहाँ तमाम शेरीन असनाफ जो हैं वो
फारसी से आई हैं, कुछ असनाफ अरबी से आई हैं, तो हमारे यहाँ हमारी शायरी पर, हमारी नज़र पर अरबी और फारसी असरात नज़र आते हैं। इसी तरह जब हम तनकीद को देखते हैं तो तनकीद पर भी हमें अरबी और फारसी का असर दिखाई देता है। लेकिन जब हम मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तनकीद को देखते हैं, हाली की तनकीद को देखते हैं, तो इन दोनों की तनकीद जो है इस पर हमें मगरबी तनकीद का असर नज़र आता है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की किताब मुकदमा शेर व शायरी में भी चूँकि किताब में मगरबी तनकीद के हवाले जा बुझा मिलते हैं, तो बेशक मुकदमा शेर व शायरी का तनकीद में एक अहम मुकाम है, मगर जदीद उर्दू तनकीद के आगाज़ का सेहरा हाली की बजाय आज़ाद के सर है, जिसके यहाँ पहली बार उर्दू तनकीद के सिलसिले में मगरिब से मुतासर होने के शवाहद मिलते हैं। इसके अलावा मोहम्मद हुसैन आज़ाद कदीम और जदीद तनकीद के संगम पर दिखाई देते हैं। आज़ाद ने तनकीदी नज़रियात पर कोई बाकायदा किताब नहीं छोड़ी, लेकिन इसके तनकीदी ख्यालात आब हयात, नैरंगे ख्याल, सुकनदान फारिस जैसी किताबों में बिखरे पड़े हैं। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ लेक्चर्स में तनकीद पर बिलखुसूस बात की। उन्होंने अपने तनकीदी ख्यालात का इजहार सबसे पहले 15 अगस्त 1857 में अंजुमन पंजाब के मुशायरे में अपने एक लेक्चर बेउनवान मुशायरे और कलाम मौजू के बाब में ख्यालात में पेश किए। स्कॉलर्स, जैसा कि आप जानती हैं कि आब हयात से पहले हमें उर्दू तनकीदी कुतब का कहीं वजूद नज़र नहीं आता। इससे पहले हमें उर्दू में तज़किरे नज़र आते हैं, और आब हयात ने भी चूँकि तज़किरों के पस मंज़र में वजूद पाया, इसलिए ज़रूरी है कि कदीम तज़किरों में तनकीदी रवैयों का जायज़ा लिया जाए। कदीम तज़किरों में अव्वल तो तनकीद का अंसर कम था। बाज़ तज़किरों में महज शायर का कलाम पेश किया जाता था। अगर किसी तज़किरा निगार का जी चाहता तो इस पर मज़ीद जुमलों में तनकीद करता, और इस तनकीद में शायर की ज़ुबान और असलूब का जायज़ा लिया जाता। पुराने तज़किरों में जो थोड़ी बहुत हमें तनकीद मिलती है वो महज ज़ौक़ी या वजदानी है। आब हयात में हमें जो तनकीद मिलती है वो रवायती है। इसमें कदीम तज़किरों का लहजा साफ तौर पर नज़र आता है। आज़ाद किसी शायर की खसूसियात का तज्जिया करके उसके महासन की वजाहत नहीं करता, बल्कि तासुराती तरीके से वजाहत करता है। आब हयात एक ऐसी किताब है जिसने उर्दू अदब की एक बहुत बड़ी कमी पूरी की। अब तक उर्दू में शोरा का बाकायदा तारीख वार तज़किरा मुरतब नहीं हुआ था। पुराने अंदाज के तज़किरे तो बहुत थे, लेकिन अक्सर नातमाम और नाकिस, कोई अहदवार तारीख मौजूद ना थी। ऐसे में एक ऐसी किताब की ज़रूरत थी जिसमें शोरा के मुतल्लक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फ़राहम की गई हों, जदीद अंदाज में तनकीद भी हो और तहकीक पर मबनी सैर हासिल और मुस्तनिद हालात भी हों। ये कमी आब हयात ने पूरी कर दी। आब हयात महज शायरी की तारीख नहीं, बल्कि तवाना, मुतहर्रक और ज़िंदगी से लबरेज दस्तावेज़ भी है, जो अहद माजी को असर नौ जिंदा करके हमारी आंखों के सामने ला खड़ा करती है। आब हयात पुरानी मोहब्बतों और वफादारियों की लाफानी यादगार है। आज़ाद ने खुद महसूस किया कि कदीम तज़किरे अहद जदीद के तकाज़ों को पूरा करने के लिए मौजूद नहीं हैं, और इस सिलसिले में वो खुद लिखते हैं, मुझ पर वाजिब था कि जो हालात इन बुजुर्गों के मालूम हैं या मुतफर्रक तज़किरों में मज़कूर हैं, इन्हें जमा करके एक जगह लिखूं, और जहां तक मुमकिन हो इस तरह लिखूं कि उनकी ज़िंदगी की बोलती चलती फिरती तस्वीरें सामने आन खड़ी हों और इन्हें हयात जावेदानी हासिल हो। स्कॉलर्स, आब हयात में फ़हरिस्त मज़ामीन किस तरह से है, अब इसके बारे में बात करते हैं। आब हयात में सबसे पहले तो हमें लसानियात के मौजू के बारे में बात होती नज़र आती है, और इस सिलसिले में आज़ाद सबसे पहले उर्दू ज़बान के माखिज़ पर बात करते हैं। इसके बाद हमें अहद बे अहद शोरा का तज़किरा मिलता है। इस तरह उनके मतालब की फहरिस्त यूँ है: दिबाचे में उर्दू ज़ुबान की तारीख पर रोशनी डाली गई है।
دراصل یہ غلطی ہمارے آج کے ناقدین بھی کرتے ہیں کہ تاریخ ادب مرتب کرتے وقت تاریخ زبان لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تاریخ ادب اور چیز ہے اور لسانی تاریخ اور چیز۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر احسن فاروقی اپنی کتاب اردو تنقید میں آزاد پر پہلا اعتراض یہی کرتے ہیں کہ وہ اردو شعراء کی تاریخ مرتب کر رہے تھے، نہ کہ اردو زبان کی تاریخ۔ بہرحال آزاد نے زبان کے سلسلے میں جن نظریات کا اعتبار کیا وہ بھی کم اہمیت کے حامل نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، برج بھاشا پر فارسی نے اثر کیا اور یہ زبان وجود میں آئی۔ اس کے علاوہ دو قوموں کے ملنے سے زبانوں میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اس کا تفصیلاً جائزہ آغاز میں لیا گیا ہے۔ طالبات پہلی دفعہ کسی نقاد نے اردو زبان کے آغاز کے بارے میں بات کی ہے، اگرچہ ان کا یہ نظریہ تحقیقی لحاظ سے درست ثابت نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی بڑی بات ہے کہ کسی تنقید کی کتاب میں لسانیات پر بات کی جائے۔ نظم اردو کے عنوان سے مختلف ادوار کی تقسیم کی گئی ہے اور ہر دور کے شاعر کو تاریخی لحاظ سے جگہ دی گئی ہے۔ محمد حسین آزاد نے کس طرح سے ابواب بندی کی ہے، اس میں پہلا دور ہمیں نظر آتا ہے جس میں ولی، شاہ آبرو، مضمون، ناجی، احسن، یکرنگ کی شاعری پر بات کی گئی ہے، ان کا مجموعہ کلام دیا گیا ہے، اس زمانے کے لباس اور وہاں کی جو روایات ہیں ان پر بات کی گئی ہے۔ دوسرا دور جو ہے اس میں شاہ حاتم، خان آرزو اور فغاں کا ذکر نظر آتا ہے۔ تیسرا دور ہمیں مرزا جانب جانا، تاباں، سید انشا، سودا، میر درد، میر سوز اور میر تقی میر کا ذکر نظر آتا ہے۔ ریسرچ اسکالرز آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ دور جو ہے وہ اردو شاعری کا سب سے اہم دور ہے اور اس کو اردو شاعری کا عہد زرین بھی کہا جاتا ہے۔ تو پوری کتاب میں جن شعراء کا ہمیں تذکرہ بڑے خوبصورت انداز میں ملتا ہے وہ یہی شعراء ہیں۔ چوتھے دور میں جرت، سید انشا اور مصطفی کے بارے میں بات کی ہے، اور جو پانچواں دور ہے وہاں انہوں نے ناسخ، آتش، شاہ نصیر، ذوق، غالب، مومن، دبیر، انیس یعنی دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ دونوں پر بات کرتے ہوئے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ طالبات آپ جانتے ہیں کہ یہ دور بھی شاعری کے حوالے سے ایک اہم دور نظر آتا ہے۔ کے بعد آزاد نے اس تفصیل میں مزید اضافے کیے، بالخصوص مومن اور غالب کے بارے میں بہت زیادہ معلومات پیش کی۔ مومن کو آزاد نے اپنی ابتدائی فہرست میں شامل نہیں کیا تھا۔ محمد حسین آزاد خود شیعہ مسلک سے تھے، اس لیے پھر ان پر بہت سے اعتراضات ہوئے کہ مومن جن کا تعلق سنی مسلک سے تھا، شاید اس وجہ سے مومن نے ان سے تعصب برتا، لیکن آزاد نے مومن کی اس کمی کو جب اس آب حیات کا دوسرا ایڈیشن 1883 میں شائع ہوا تو اس میں شامل کر کے پوری کر دی۔ اولین اشاعت میں انہیں شامل نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ وہ اس عہد کے شعراء میں موضوع نہ تھے۔ اس کے علاوہ مومن کے متعلق مواد بر وقت دستیاب نہ تھا۔ وجہ چاہے جو بھی ہو، اس کی جو وجہ آزاد پر اعتراض کرنے والوں نے بتائی ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ آزاد نے اپنی دوسری کتاب شہرت عام اور بقائے دوام میں مومن کو جرت اور ناسک کے دوش بدوش جگہ دی ہے۔ تذکروں سے کہیں آگے ہے۔ آب حیات سے پہلے تذکرے اپنے عہد کے اندر کھڑے نظر آتے ہیں، جبکہ آب حیات متعدد زمانوں پر محیط ہے۔ یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ پہلا عہد جو قدیم شعراء کا دور ہے، پھر دوسرے عہد کی بات کرتے ہیں، پھر ہمیں مختلف شعراء کا ذکر نظر آتا ہے، اور پھر بڑے ڈرامائی اور تمثیلی انداز میں بدلتے ہوئے ادبی منظرنامے کی عکاسی کرتی ہے۔ کلیم الدین احمد نے آب حیات کو تذکرہ کہہ کر پکارا، لیکن یہ بات آب حیات پر صادق نہیں آتی۔ حقیقت یہ ہے کہ آب حیات تاریخی تنقید کا ایک نمونہ ہے، چونکہ آزاد کے عہد میں تنقید کا تاریخی پہلو مغربی ادب میں بھی رائج تھا، اس لیے یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ حال ہی کے مقابلے میں آزاد مغربی تنقید کی تاریخی جہت سے زیادہ واقفیت رکھتے تھے۔ کتاب کا پہلا حصہ جس میں اردو زبان کی نشو و نما اور بتدریج ارتقاء کا ذکر ہے، نہایت عالمانہ ہے۔ آزاد پہلے شخص تھے جنہوں نے اس میدان میں قدم رکھا، اس کے باوجود کہ اس کے پاس مواد کم تھا، اس مہم میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ لسانیات کے بارے میں معلومات انگریزی کتابوں سے حاصل کی گئی ہیں،
और جو مثالیں درج کی گئی ہیں وہ آزاد کی ذہنی دریافت ہیں اور ان کے اردو اور ہندی مطالعے کا پتہ دیتی ہیں۔ برج بھاشا کے افکار، ذخیرہ الفاظ اور گرامر پر فارسی کا جائزہ بھی قابل غور ہے۔ یہاں وہ ہمیں ایک محقق کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ کتاب کے دوسرے حصے میں بھی ان کی تنقید کا وہی انداز ہے جو تحقیق میں نظر آتا ہے۔ نے کن کن موضوعات پر بات کی ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد حسین آزاد نے شورا کے بارے میں جو رائے دی ہے وہ نہایت پرمغز ہے اور بعد کی تنقید پر ان کا اثر دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ کبھی کبھی جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں جیسا ذوق کے سلسلے میں، لیکن ایک بار جب سنجیدہ تنقید پر کمر بستہ ہوتے ہیں تو اپنی ساری بزلہ سنجی اور لطیفہ گوئی بھول جاتے ہیں اور سنجیدگی سے ادبی اقدار کے فہم و شعور کا ثبوت دیتے ہیں۔ مثلا تشبیہ، استعارہ، فصاحت و بلاغت اور مضمون وغیرہ کے بارے میں آزاد شاعروں پر تنقید کرتے ہوئے تحقیق کے عادی نہیں، بلکہ اپنے ذوق اور پسند کو معیار بنا کر چند جملوں میں اپنی رائے دیتے ہیں۔ میر تقی میر کے بارے میں دیکھیں کہ میر صاحب کی زبان شستہ، کلام صاف، بیان ایسا پاکیزہ جیسے باتیں کرتے ہیں، دل کے خیالات کو جو کہ سب کی طبیعتوں کے مطابق ہے محاورے کا رنگ دیگر باتوں میں ادا کر جاتے ہیں، اور زبان میں خدا نے ایسی تاثیر دی کہ وہی باتیں ایک مضمون بن جاتی ہیں۔ اب اسکالرز اس تعریف کو دیکھیں۔ جب ہم کسی کی شاعری پہ بات کرتے ہیں تو ان کو کسی اصولوں پر پرکھا جاتا ہے کہ اس کی فکر کیا ہے، ان فن کے کس درجے پر ہیں، لیکن ایسا انداز ہمیں آب حیات میں نظر نہیں آتا۔ ذوق کے بارے میں لکھتے ہیں، اور ذوق چونکہ ان کے استاد ہیں تو ان کے لیے وہ اتنے خوبصورت الفاظ لاتے ہیں۔ دیکھیں ذرا، کام کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ستارے آسمان سے اتارے ہیں، مگر لفظوں کی ترکیب سے انہیں ایسی شان و شکوہ کی کرسیوں پر بٹھایا ہے، انہیں قادر الکلامی کے دربار سے ملک سخن پر حکومت مل گئی ہے کہ ہر قسم کے خیال کو جس رنگ میں چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں۔ ان تصاویر میں محض تاثراتی رائے، جانبداری اور مبالغہ آرائی اور لفظ کا بے دریغ استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر احسن فاروقی ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تنقید میں آزاد نے لفظوں کے طوطے بنا بنا کر اڑائے ہیں، یعنی تنقید میں سائنسی انداز کی بجائے آزاد لفاظی پر یقین رکھتے ہیں، اور جس طرح کے قصیدے میں بڑے بھرپور الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی الفاظ، شان و شکوہ سے بھرپور الفاظ آزاد نے تنقید میں استعمال کیے ہیں۔ آزاد پر بہت سے اعتراضات ہوئے۔ آزاد کو ان کی تنقیدی آرا میں بھی اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن زیادہ جو اعتراضات ہوئے وہ ان کی انشا پردازی یعنی ان کی تحریر کے انداز پر ہوئے۔ دراصل آزاد کی تنقید کو ان کی انشا پردازی نے سخت نقصان پہنچایا۔ تنقیدی اسلوب سیدھے سادے مدلل اسلوب کا متقاضی ہوتا ہے، جبکہ ہم آزاد کے ہاں دیکھتے ہیں تو رنگینی بیان نظر آتی ہے۔ وہ بات سے بات پیدا کرتے ہیں، اور جب وہ بات سے بات پیدا کرتے ہیں تو تنقید میں جو وہ تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ وہ انداز کو زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے جملوں کو بہتر بناتے ہیں، لیکن جیسا ایک نقاد کو ہونا چاہیے، جو تنقیدی نظر ہونی چاہیے، اس سے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی تنقید لفظی ہو کر رہ جاتی ہے۔ تاثراتی تنقید کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کسی شاعر کی انفرادیت کے خد و خال نمایاں ہونے کی بجائے نقاد کی شخصیت کی انفرادیت کے خد و خال نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ بالکل یہی بات آب حیات پر صادق آتی ہے کہ آزاد کی انشا پردازی نے آزاد کی شخصیت کو منفرد بنا دیا، لیکن شاعروں کی شخصیت کو پیچھے ڈال دیا۔ اس طرح ان کی تنقید میں ہر جگہ آزاد کے مزاج کا عکس ہے۔ اسلوب کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ آزاد کی طرز اڑانا محال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہمیں آزاد کا کوئی مقلد نظر نہیں آتا۔ یہ بات نہ صرف آزاد پر صادق آتی ہے کہ ان کے جیسے اسلوب آج تک کوئی پیدا نہیں کر سکا، بلکہ ہر صاحب طرز ادیب پر صادق آتی ہے۔
किसी अदीब के तर्ज तहरीर की ज़ाहरी खसूसियात का चरबा नकल उतार लेना कुछ ऐसा मुश्किल नहीं, लेकिन इसके बातन में जो चीज़ें पोशीदा होती हैं उन तक पहुँचना बहुत दुश्वार है। असलूब का बाज़ औक़ात तख्लीक़कार की गैर मामूली सलाहियतों से ताल्लुक़ होता है और इस लिहाज से आज़ाद की खूबी तहरीर का राज उनकी गैर मामूली सलाहियतों और तख़य्युल की शादाबी और बूकलमोनी में पोशीदा है। उनकी इंशा पर्दाजी ऐसे बलीग इंसान की इंशा पर्दाजी है जो नहायत आला तख़य्युल का मालिक है। उनका नसरी असलूब भरपूर तख़य्युल से मुज़य्यन है। वो जैसे चाहें सादा, पुरकार, पुरशकूर, पुरजोश या महाकाती इबारत लिख सकते हैं और बसाकात खूबी और रनाई के गैर मामूली मकामात तक पहुँच जाते हैं। तस्वीर हकीकी हो या ख्याली, शायराना नोक झोंक, दिलचस्प हकायात और लताइफ ज़राइफ को पेश करने में उनका कोई सानी नहीं। इसके मुकाबले में दूसरे अमूर पर उन्हें वो कुदरत हासिल नहीं जिसका तकाजा तनकीद करती है। नक्शा खींचने या वाक़या बयान करने में आज़ाद ख़ास महारत रखते हैं। यहाँ उनका कलम जादू की छड़ी का काम करता है। वाक़या निगारी में आज़ाद की कामयाबी कई बातों पर मुनहसर है। इनमें नुमायाँ उनका ड्रामाई अंदाज है। वो कोई माजरा बयान करने या हुलिया खींचने की ज़हमत गवारा नहीं करते, बल्कि बराह रास्त अपने किरदार को स्टेज पर ले आते हैं ताकि वो अल्फाज के ज़रिए अपना पार्ट अदा कर सके। की जो सबसे अहम खसूसियत है वो ये है कि वो बरजस्ता लताइफ बयान करते हैं, कहानी बयान करते हैं। उनका अंदाज जो है और जो कि उनके अंदाज की जान है वो यही लताइफ व हकायात हैं। आज़ाद जब किसी वाक़ये को बयान करते हैं तो बड़े ही ज़ौक़ व शौक़ से और चटखारे ले लेकर बयान करते हैं। यूँ महसूस होता है कि आज़ाद कोई कहानी नहीं बयान कर रहे बल्कि हकीकी रुदात पेश कर रहे हैं। यानी यूँ लगता है कि वो जैसे वो शोहरा जो मुशायरा पेश कर रहे हैं वो आज़ाद के सामने हैं और वो आज़ाद उस दौर से तल्लुक़ रखते हैं। यूँ हमें उन शोहरा की चलती फिरती तस्वीरें नज़र आती हैं। इन तमाम खूबियों से बढ़कर उनकी अहम खसूसियत जो है वो नफसियाती हकीकत आराई है। इंसानी तबीयत से गहरी वाकफियत ने इन्हें बयान में वाक़ियत पैदा करने में मदद दी है। इनकी तारीख निगारी माजी के असर नौ दरियाफ्त है। वो माजी में कुछ इस तरह सफ़र करते हैं कि खुद को खुदमा से यकजान करते हैं और इन्हीं के ख्यालात व एहसासात की तर्जुमानी करते हैं। आब हयात जो शोहरा की तारीख है, इसमें वो शायरों के हालात कलाम पर बात करने के साथ साथ इन्हें अनोखे अंदाज में सामने लाने का बायस बनते हैं। नाक़दीन का ये कहना दुरुस्त है कि आज़ाद का असलूब तनकीद के लिए मौजू नहीं, लेकिन असलूब की मदरजा बाला खसूसियत की वजह से वो कदीम तज़किरा निगारों से आगे निकल जाते हैं। स्कॉलर्स आपसे पहले भी मुख्तलिफ लेक्चर्स के दौरान ये बात हुई है कि जो तहकीकी असलूब होता है वो सीधे साधे और मुदल्लल अंदाज का हामिल होता है, लेकिन जब हम आज़ाद की आब हयात को देखते हैं तो उसमें हमें मुबालगा आराई नज़र आती है, उसमें हमें काफ़िया पैमाई नज़र आती है। तो ऐसा असलूब जो है वो तहकीक व तनकीद के लिए मौजू नहीं होता। के बारे में बात की, अब हम देखते हैं कि आब हयात का मत कैसा है। उस पर सबसे ज़्यादा एतराज़ जो था वो मोमिन को इस आब हयात में जगह ना देने पर था। आज़ाद को बस नामालूम वजूह की बिना पर मोमिन को आब हयात में जगह उन्होंने नहीं दी, लेकिन जब इसकी दूसरी एडिशन हुई तो ज़बान खल्क से बचने के लिए उन्होंने मोमिन को इसमें शामिल कर लिया और बड़े खूबसूरत अंदाज में मोमिन की गज़लों पर राय दी। इस हवाले से लिखते हैं, गज़लों में उनके ख्यालात नहायत नाजुक और मज़ामीन आली हैं और इस्तारा तशबीह ने भी आला दर्जे पर पहुँचाया है और इनमें मामलाती आशिकाना मज़े मज़े से बयान किए गए हैं। इस कदर माजरत के बावजूद आज़ाद ने एक हकीकी फ़नकार की तरह मोमिन का तज़किरा बड़े सलीके से किया है कि मोमिन की तस्वीर आब हयात में हमें बड़ी दिलकश नज़र आती है। इस तरह आज़ाद ज़ौक़ पसंद थे और ज़ौक़ की शागिर्दी का एजाज़ भी इन्हें हासिल था। आप जानते हैं कि मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ जो कि इस दौर के एक अहम शायर थे, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वो उस्ताद थे और जब भी कभी गालिब और ज़ौक़ की बात होती है तो वो हमेशा गालिब
के ऊपर ज़ौक़ को तरजीह देते हैं। हालांकि स्कॉलर्स आप जानते हैं कि गालिब का जो उर्दू शायरी में मुकाम है वो इब्राहिम ज़ौक़ का नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आज़ाद जब गालिब का भी तज़किरा करते हैं तो बड़ी मेहनत से करते हैं, और उनके ख़ानदानी हालात जब जमा करते हैं तो उनके करीबी अहबाब के पास जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उन हक़ाइक़ को अपनी किताब में शामिल करते हैं। उनकी इंशा परताज़ी ने अपना कमाल दिखाते हुए गालिब की शख्सियत के नुमायाँ खद्दोखाल को वो सामने लाए हैं। यहाँ आज़ाद के असलूब में ज़िंदगी का जोश व खरोश नज़र आता है। आज़ाद के बयान में असर पजीरी और दिलकशी का सबूत ये है कि आज़ाद के बयानात को हाल ही ने कमी बेशी के साथ यादगार गालिब में जगह दी है। यादगार गालिब क्या है? आप जानती हैं कि उर्दू में सवाने उमरियों का आगाज़ जो है वो भी सर सैयद तहरीक से होता है। यादगार गालिब मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब की सवाने उमरी लिखी है जिसका नाम है यादगार गालिब, और इसमें बहुत सी बातें जो हैं, बहुत से हक़ाइक़ जो हैं वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद की इस किताब से लिए हैं। दरहकीकत आज़ाद को अपने मखसूस असलूब और इंशा परताज़ी की बदौलत ही ये मुकाम हासिल है। उनकी तख्लीक़ात ज़्यादा पायदार हैं क्योंकि वो हमारे तख़य्युल और ज़ौक़ के लिए बाइस कशिश हैं। उन्होंने माजी के वाक़यात, हालात और शख्सियात को इस तरह पेश किया कि वो वाकई हमारी आंखों के सामने ज़िंदा हैं। इसलिए जो बातें आज़ाद को आज जाज़िब तवज्जो बनाती हैं, कल भी इनको जाज़िब तवज्जो बनाएंगी। इसके अलावा आब हयात न सिर्फ तासराती बल्कि हकीकी तनकीद का भी नमूना है। जहाँ ये कदीम शोरा के अहदवार दस्तावेज़ हैं, वहाँ दिलचस्प हालात व वाक़यात का मजमूआ भी है। आब हयात में आज़ाद का तख़य्युल बयानिया क़ुव्वत से भरपूर नज़र आता है। तालबात, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के असलूब को हमने देखा, उनके मतन को देखा, उन पर एतराज़ात का जायज़ा लिया, लेकिन सबसे खूबी जो उनकी असलूब में नज़र आती है वो रोमानवियत है। और रोमानवियत एक एतबार से वो कोशिश है जो दूरी से पैदा होती है, खा ये फासले ज़मानी हो या मकानी। आज़ाद भी माजी पर रोमान का रंग चढ़ाते हैं। वो ज़मानी मकानी हैसियत से दूर की चीज़ों के साथ भी उतना ही लगा रखते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि माजी का जिक्र इनके तख़य्युल को महमीज़ कर देता है। इसके साथ साथ अदबी इक़दार का तसव्वुर आज़ाद के ज़ौक़ व शौक़ और तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी में तवाज़ुन पैदा कर देता है। लिहाजा जब कोई शायर वाकई तारीफ़ का मुस्तहिक़ हो तो उसकी बढ़ चढ़ कर मदह करते हैं और साथ ही कदीम शायरों की खामियों पर कड़ी मगर मुख्तसर तनकीद भी करते हैं। वो कदीम उर्दू शायरी के नहायत बालग नज़र नक्कात हैं। इनकी राय में अदब और तहज़ीब में गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए वो उर्दू शायरी के पुरतसन्नुह होने पर अफसोस करते हैं, लेकिन इस बात पर भी जोर नहीं देते कि उर्दू शायरी अपने अहद की कमज़ोरियों से क्यों आज़ाद न हो सकी। उन्होंने उर्दू शायरी, इसके मौज़ूआत, असलूब बयान और ज़ुबान बयान के मुतल्लिक़ वही बातें कही हैं जो उसके सख्त से सख्त नक्काद कह सकते हैं, लेकिन उनका लबो लहजा दुरुस्त नहीं। वो अपनी बात की बुनियाद हक़ाइक़ पर रखते हैं और ये बात उन्हें बाज़ जदीद नक्कादों से मुनफरिद बना देती है। तालबात, ज्ञानचंद जैन ने उर्दू की अदबी तारीख़ में जिस तारीख़ी किताब का सबसे पहला जायज़ा लिया वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब थी, और इसके बारे में वो लिखते हैं कि उर्दू तहक़ीक़ की तारीख़ में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की शख्सियत जितनी मुतनाज़ा फ़िया है इतनी किसी और की नहीं। नवाक़िफ़ों के नज़दीक आब हयात उर्दू की अदबी तारीख़ की मालूमात का गंजीना है और अहले नज़र की नज़र में ये अदब की तारीख़ नहीं, तारीख़ी अफ़सानों का मखज़न है। ज्ञानचंद की राय अपनी जगह, लेकिन जब हम आब हयात का तनकीदी लिहाज से जायज़ा लेते हैं तो जहाँ इसमें हमें खामियां नज़र आती हैं वहाँ हमें खूबियाँ भी नज़र आती हैं। बहुत से नक्कादों ने इन पर बहस की है। काजी अब्दुल वदूद ने, बहुत सख्तगीर नक्काद हैं, उन्होंने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात की तसामेहात बयान की हैं। इन सब तसामेहात के बावजूद और जितनी कड़ी तनकीद डॉक्टर ज्ञानचंद ने इन पर की है और पूरे हक़ाइक़ की रोशनी में जायज़ा लिया है, अगरचे इसमें बहुत सी खामियां भी नज़र आती हैं, लेकिन मजमूई लिहाज से चूँकि ये तज़किरों के बाद की रवायत है और इसको हम उर्दू तनकीद का हरफ़ अव्वल करार दे सकते हैं,
لہٰذا ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات اردو تنقید کی ایک منفرد کتاب ہے۔